सवर्ण जातियाँ हैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़कर इन्होंने किया है। तो ऐसे दबंग लोगों को भी यूजीसी ने डाल दिया कि इनके विरुद्ध कोई बोलेगा, मजबूत कानून बना हुआ है, उससे मजबूत कानून यूजीसी नहीं बना सकता है। तो इसको उसी के हवाले छोड़ना चाहिए था, मगर अभी इसमें उन्होंने ओबीसी को भी जोड़ दिया। अब ओबीसी में ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत दबंग हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सरजू राय जी के साथ, जो कि झारखंड के राजनीति में एक बड़ा नाम है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है और दो टूक बोलते हैं और बहुत ही मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। इनसे बात करेंगे विभिन्न विषयों पर, स्थानीय बातों नीति पर, स्थानीय झारखंड के स्थानीय बातों पर, देश की राजनीति पर और आगे के क्या इनके प्लान्स हैं इन पर। तो सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ में। जी नमस्कार, आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। सर, आप झारखंड का अभी 25 साल पूरा हुआ, करीब अभी 26वां साल चल रहा है। इस बीच झारखंड ने क्या खोया, क्या पाया, किस आईने से देखते हैं? देखिए, झारखंड में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। 25 वर्षों में झारखंड में कई काम हुए हैं। जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कुछ न कुछ किया है। अब ये राजनीतिक बयानबाजी अलग है कि इतने दिनों तक कौन रहा, उसने कुछ नहीं किया, हम सब कर रहे मगर बहुत काम हुए हैं, झारखंड आगे बढ़ा है जी। और भी आगे जाने की संभावना है। इसमें सवाल ये है कि जो यहाँ की आम जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, जिनके बारे में पहले से कहा जाता रहा है कि झारखंड के कोख में अमीरी रही है और गोद में गरीबी रही है, तो इस मुहावरे को झुठलाना है, अलग करना है। तो स्थानीय लोगों की आर्थिक ताकत बढ़े जी। जो ज़मीन वाले हैं, जो बिना ज़मीन वाले हैं, खेतिहर हैं या उद्योगपति हैं, उनकी क्षमता कैसे बढ़े, उनकी आय कैसे बढ़े। हम सिद्धांत के तौर पर जब भी इकोनॉमिक सर्वे होता है तो हम देखते हैं कि हमारे झारखंड के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। पहला सवाल है सर कि आपका झारखंड के, आप हैं झारखंड की राजनीति में, आप बड़े नाम हैं, झारखंड के लिए आपके क्या आगे क्या प्लान्स है, झारखंड के किस आईने में देखते हैं? 25 साल पूरे हुए हैं, स्वर्णिम दिवस हुआ है। देखिए, झारखंड में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। संसाधनों को भी आज जितना है उससे अधिक बढ़ाने की क्षमता है और जो भी विकास के लिए आवश्यक अवयव हैं वो सभी के सभी झारखंड में मौजूद हैं। परंतु जैसे कहा जाता है ना कि एक कोख में अमीरी और गोद में गरीबी, तो झारखंड की वही स्थिति है। बिहार के साथ जब ये हिस्सा था तो उसमें पूरे देश में भी विकास की कोई ऐसी रफ्तार नहीं थी, मगर जब अलग हो गया और धीरे धीरे पिछले 20-25 वर्षों में हमारी आर्थिक नीतियां बदली देश की और जो कल कारखाने लगने लगे उनमें भी जो श्रमिक अधिकार हैं उनको नियंत्रित करते हुए काम शुरू हुआ। झारखंड राज्य 25 साल पहले बिहार से अलग हुआ। जिसमें झारखंड अलग हुआ उस समय देश और दुनिया की आर्थिक नीतियाँ कुछ अलग प्रकार की थी और 25 वर्षों में जिन लोगों ने उदारीकरण आदि को भारतीय आर्थिक नीति में समाविष्ट करने का प्रयास किया था, वे काफ़ी सफल हुए और आज उदारीकरण के दौर में हम लगता है कि शीर्ष स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। इसका असर झारखंड पर हुआ है। उस दृष्टिकोण से झारखंड ने विकास किया है। कोई सरकार रही हो, विकास के काम हुए हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी अलग है कि हमारे समय विकास हुआ, इनके समय में नहीं हुआ, हमने किया, आप नहीं कर रहे हैं। मगर जो झारखंड में व्याप्त संसाधन है उनके मद्देनज़र झारखंड में कोई सरकार नहीं भी रहेगी तभी एक स्वाभाविक विकास यहाँ होगा। तो आज झारखंड जिस जगह पर पहुँच गया है उसमें कल ही इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें कहा है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ऊपर हो गई है। ठीक है, मगर कितने लोगों की आय प्रति व्यक्ति बढ़ी है, समाज के किस वर्ग की बढ़ी है और किस वर्ग के पास विकास का लाभ और भी जाना चाहिए।
इसका विश्लेषण नहीं मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से। भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें ये दृष्टिकोण रहता है और उससे कुछ अंदाज़ा भी मिलता है। मगर राज्य का इकोनॉमिक सर्वे एक आंकड़ों का विश्लेषण है, बजट का और हमारी योजनाओं का। फिर भी विकास हुआ है और हम सभी आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड विकसित होगा। सवाल यही है कि जो विकास का फल है वह अधिक से अधिक जो वंचित वर्ग है उस तक कैसे पहुँचे और पूंजी का निर्माण ज़मीनी स्तर पर कैसे हो। और आज हम जिस गति से विकसित हो रहे हैं, अगर हमारे सरकार के क्रियाकलाप में कुछ परिवर्तन हो जाए और जो सुस्ती है वह तेज़ी में बदल जाए, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो संकुचित हो जाए, तब झारखंड कितना आगे बढ़ेगा इसका हम अंदाज़ा करेंगे तो झारखंड निश्चित रूप से इस देश में सबसे अधिक तेज़ी से विकसित होने वाला राज्य साबित होगा। अब आपसे आपके क्षेत्र से जुड़ी बातों की रखते हैं सर, आपके क्षेत्र में सर एक प्रॉब्लम बताई जा रही है, एक समस्या की नशाखोरी बहुत बढ़ गई, इस पर क्या आपका प्लान है? नशाखोरी है केवल मानगो में ही या जमशेदपुर पश्चिमी में भी नहीं है, जमशेदपुर में भी है, सिद्धगोड़ा में है, भुइयाडीह में है, सीताराम डेरा में है, आदित्यपुर तो लगता है कि सोरसी नशे का हो गया है। तो ये नशाखोरी पुड़िया वाली ये तेज़ी से बढ़ रही है। जी सर। जहाँ भी कोई खाली जगह है शाम को देखेंगे तो झुंड बनाकर वहाँ अड्डेबाजी करते हुए लोग मिल जाएंगे। काफ़ी प्रयास होता है इसके बारे में, कई लोगों ने अभियान किया, आंदोलन किया, पर मुझे लगता है कि जब तक शासन प्रशासन पूरी तरह से कमर नहीं कसेगा कि हमको इसको दूर करना है, तब तक ये दूर होगा नहीं। बहुत बार लगता है कि जो स्वयंसेवी मनोवृत्ति के लोग हैं वे प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके मन में टीस होती है नशा को देखकर कि हमारी एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है, पर उनका अभियान सफल नहीं होता है क्योंकि जहाँ प्रशासनिक हस्तक्षेप होना होता है वहीं पर हम पीछे हट जाते हैं और लगता है कभी कभी कि शासन प्रशासन में ही किसी न किसी स्तर पर लोग नशाखोरी करने वालों को संरक्षित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई पूरी तरह से न हो इसका प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये प्रशासनिक समस्या अधिक हो गई है। सर आपके मानगो में कुछ बस्तियां हैं जो बहुत सक्रिय हैं, इलाके हैं, छोटे बस्तियां हैं, बहुत छोटे छोटे सड़कें हैं, तो उस बस्तियों के लिए, गरीब वर्गों के लिए और वहां पे रह रहे जो व्यवसायी हैं उनके लिए क्या अभी आपने बहुत कार्य किया है और क्या आगे करना है? देखिए, मैं 2005 में पहली बार इस क्षेत्र में विधायक हुआ जी। उस समय मुझे आश्चर्य हुआ जब बाहर निकला घूमने तो सड़कों पर सुबह शाम लंबी लंबी कतारें लोटा बाल्टी तसला लेकर पानी के लिए लगी रहती थी। पानी था नहीं, तो मैंने संकल्प किया, घोषणा किया कि हम पानी की व्यवस्था कराएंगे। और मेरा पहला कार्यकाल केवल 4 वर्षों का ही था। 4 वर्ष में विधानसभा भंग हो गई और 4 वर्ष में मैंने मानगो पेयजल परियोजना को स्वीकृत कराया और उस समय के राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। परियोजना बनी, अब कैसे चल रही है, उसमें क्या कमियां है अलग बात है, परियोजना बनी। उसी तरह से मुझे लोगों ने बताया, कई लोगों ने, कि हम लोग यहाँ फ्लैट तो ले लिए हैं मगर गर्मी के दिन हम लोग छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि बिजली रहती नहीं है, पानी रहता नहीं है। तब मेरे ध्यान में आया कि बिजली यहाँ होनी चाहिए और बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए। अब 2009 से 14 के बीच में चुनाव हार गया था, मगर मैं इस आवाज़ को हमेशा उठाता था। अब हमारे उसके बाद बन्ना गुप्ता जी जो उसमें चुनाव जीते थे, ये थोड़ा चतुर व्यक्ति हैं। जब भी चुनाव आता है ना तो एक कोई घोषणा करा देते हैं। 2014 का चुनाव नज़दीक आया तो इन्होंने उस समय के ऊर्जा मंत्री को पकड़ा और लाकर घोषणा करा दिया कि हम यहाँ या सरकार यहाँ पर पावर ग्रिड बनाएगी। बस इतना हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद वो हार गए, मैं जीत गया। तब मैंने उस पावर ग्रिड को खड़ा किया। अब सबसे पहले
पूरे राज्य में मोनोपोल स्थापित हुआ यहाँ, जिस वजह से तार ले जाना है, इसके लिए स्थापित हुआ क्योंकि नेशनल हाईवे क्रॉस करना था और सामान्य रूप से अगर ग्रिड बना के हम ले जाते तो वहाँ नहीं जाता। मोनोपोल स्थापित हुआ, पावर ग्रिड स्थापित हुआ, हमने दिन रात एक करके उसको कराया। उसी तरह से ये इतने चतुर हैं कि फिर जब चुनाव आया, ये 2014 के बाद 2019 में चुनाव आया जी। तो इन्होंने घोषणा करा दिया कि हम यहाँ एमजीएम अस्पताल की नया भवन उनका बनाएंगे। ये भी कहना था कि साक्षी वाला एमजीएम में मैंने बना। अब पता नहीं, हो तो हम लोगों के यादाश्त के पहले का बना हुआ है। जी। कम से कम मैं जब से यहाँ हूँ और उसके 10, 15, 20 वर्ष पहले का बना हुआ है। शायद उस समय उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था जब साक्षी वाला एमजीएम बना। ये तो तिथि देखकर पता करना पड़ेगा कि बन्ना गुप्ता पहले पैदा हुए या साक्षी वाला एमजीएम पहले पैदा हुआ। तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, चंद्रवंशी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय भारत सरकार की सहायता से एमजीएम का नया भवन बने, ये योजना स्वीकृत हुई, उसका शिलान्यास भी हो गया। अब शिलान्यास के बाद इन्होंने अपना ढिंढोरा पीटना शुरू किया कि मैं बनवाऊंगा बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग बनने लगी। अब जब 2024 का चुनाव आया तो जैसे उन्होंने 2014 के पहले किया था वैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पकड़ा, यहाँ ले आए और एमजीएम अस्पताल का उद्घाटन करा दिया उन्होंने। सभी ने कहा कि एमजीएम अस्पताल का केवल भवन खड़ा हुआ है, हैंडओवर भी नहीं हुआ अभी हो, और उसमें पानी की व्यवस्था है ही नहीं, तो बिना पानी के कोई अस्पताल नहीं चल सकता है। मगर मुझे लगता है कि देश में ये पहला बड़ा अस्पताल होगा जिसका उद्घाटन वहाँ बिना पानी की व्यवस्था किए हो गया। अब उसके बाद पानी कहाँ से आए? फिर लोगों ने बोरिंग कराया। मैंने कहा बोरिंग से नहीं संभव है, बोरिंग से अस्पताल नहीं चल सकता है। उस समय के सचिव ने, सबों ने कहा कि नहीं हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। आज वही स्थिति आ गई कि बोरिंग नाकाफ़ी साबित हो रहा है। तो अब रोज़ 1,20,000 पानी टैंकर से मानगो नगर निगम देता है वहाँ, और उससे किसी तरह से अस्पताल चल रहा है। तो ये हम लोग क्या कहावत है भोजपुरी में कि हड़बड़ी में ब्याह और कनपट्टी पर सिंदूर, तो उसी तरह से ये करते हैं। हड़बड़ी में ब्याह और कनपट्टी पर सिंदूर, मांग में नहीं कनपट्टी पर लगता। तो दो उदाहरण तो साफ हैं इनके। दूसरा, ये हर चीज़ का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि एक कोई भी ऐसी व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ की होगी। एक ज़रूर कहेंगे कि फ्लाईओवर की अवधारणा उनकी थी। जी। फ्लाईओवर बन रहा है, जिसमें फ्लाईओवर का डिज़ाइन बनने लगा और मेरे सामने आया कि फ्लाईओवर ऐसे बनेगा, तो उस समय मैंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया कि मैं फ्लाईओवर का विरोधी हूँ। तब मैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक था। आज फ्लाईओवर बन गया है, कोई भी देखेगा तो इतना लंबा फ्लाईओवर बना है, किसी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक मानगो चौक के ट्रैफिक के कंजेशन को दूर करने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन रहा है। और मैं पूर्वी में विधायक था, तो हमने एक और स्कीम वहाँ प्रपोज किया, लिट्टी चौक से नेशनल हाईवे तक स्वर्णरेखापुर पुल और 5 किलोमीटर 4 लेन सड़क, और उसका एस्टीमेट बना तो उसका एस्टीमेट केवल 39 करोड़ आया है, 40 करोड़ में बन रहा है। जी सर। और जब वो पुल और सड़क बन जाएगा ना, तो सब गाड़ियाँ जो कलकत्ता की तरफ से आती हैं वहीं से मुड़ जाएंगी, मानगो के बाहर से जमशेदपुर में घुसेंगी, तो वैसे भी ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। और अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है, एक तो इसकी लंबाई अनावश्यक ज़्यादा है, और दूसरा कि हम विश्लेषण करें कि मानगो की कितनी प्रतिशत जनता इस फ्लाईओवर का उपयोग करेगी। जो लोग डिमना रोड पर हैं और जो राजस्थान धर्मशाला से आगे वाली तरफ से हैं, वही लोग पुल पर चढ़ेंगे। कोई गुरुद्वारा रोड का या कोई भी पोस्ट ऑफिस रोड का, पारस नगर का या दाई गुटू का कोई पुल पर चढ़ेगा नहीं, व्यवस्था ही नहीं है, वो नीचे से ही जाएगा। तो इतने लोगों के लिए ही ये पुल है।
ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए इतने लोगों से ही जाम होता है, वहाँ दूर हो जाएगा। मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि मानगो में जो अभी पुल बना हुआ है, उस पुल के किनारे से फ्लाईओवर उससे थोड़ा ऊंचा करके ले जाइए और उस पर गांधी घाट के पास उसको नीचे गिरा दीजिए और एक छोटा फ्लाईओवर आप बनाइए जो हाथी घोड़ा मंदिर है वहाँ से लेके और जो बस स्टैंड है भुइयाडी का, उसके ऊपर से चला जाए। क्योंकि नीचे जो बड़ा गोल चक्कर है ना साक्षी का, मेन तो जाम आजकल वहाँ हो रहा है, डोबो की तरफ से या रांची की तरफ से जो आएगी हेवी व्हीकल, जो सरायकेला की तरफ से आएगा, उड़ीसा से आएगा, सब वहाँ से आता है और नो एंट्री में लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ जाम होता है तो उसी का बैक इफेक्ट होता है, मानगो चौराहे पर भी होता है। तो ये मैंने कहा था कि उसको बनाइए और उसके नीचे से ये फ्लाईओवर का जो लास्ट एंड है वो चला जाएगा, तो भुइयाडी के लोग भी आके इसका इस्तेमाल कर लेंगे, साक्षी बिष्णुपुर के लोग भी करेंगे। अब जिसको साक्षी जाना है, किसी मानगो के आदमी को या भुइयाडी जाना है, तो वह तो बिष्णुपुर डीसी ऑफिस जाके फिर वापस नहीं आएगा, नीचे से ही जाएगा। तो बिना सोचे समझे ये बन गया जिसको हम लोग कहते हैं कि विकास कार्यों के जो राजनीतिक दुष्परिणाम होते हैं वो उसका जीता जागता उदाहरण है। कोई देखेगा आँख से कि इतना दूर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतना तिरछा ले जाके घुमा के वैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे बन जाता फ्लाईओवर। तो ये उन्होंने किया है, फ्लाईओवर किया, हम लोग मानते हैं। फ्लाईओवर की योजना उन्होंने पास कराई, एक घटिया योजना है और 1/4 खर्च में जो काम होता है वो 4 गुना खर्च में काम हो रहा है। सर एक स्थानीय समस्या है सर, मैं बालीगुमा के पास रहता हूँ, तो वहाँ पर वो बोला जा रहा है कि एक बालीगुमा में जयपाल कॉलोनी से जोड़ा गया एक पुल बना है जो बालीगुमा से जुड़ता है, वो बन रहा है सुचारू रूप से, लेकिन वहाँ एक पानी टंकी जो चालू नहीं है, उसके लिए क्या योजना? देखिए, पानी टंकी मैं विधायक था उस समय ही बनी थी। हाँ सर। पहले वो पानी टंकी नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ बनने के लिए ज़मीन चिन्हित की गई थी, मगर कुछ जो वहाँ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट रहता है ज़मीन में, उन्होंने वहाँ आंदोलन खड़ा कर दिया कि ये सरना मसना और इस तरह का ज़मीन है। अंत में हम लोगों को इस तरफ आना पड़ा, तो इस तरफ आया, पानी टंकी बन गया, पाइप भी नीचे बिछ गया। मगर जब उस टंकी में इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी जाएगा तभी तो टंकी से बाहर जाएगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। और वो व्यवस्था क्यों रुकी रही कि केवल 10 लाख रुपया चाहता था NHAI कि हमको आप दे दीजिए, इस काम में हमारे खर्चे होंगे, हम आपको NOC दे देंगे। NOC नहीं मिला था। अभी मैं दोबारा विधायक हुआ तो आज से 4-5 महीना पहले 10 लाख रुपया जमा कराया गया, NOC बनी। केवल वही पानी टंकी नहीं, आप मानगो में जो पृथ्वी पार्क बना है जो पायल सिनेमा उसके सामने, वहाँ भी एक पानी टंकी बनी हुई है जी। वो कभी कभी दिखावा के लिए चलती है, नहीं चलाई जाती है। तो यहाँ के जो कमी थी उसको दूर करने के लिए मैंने ये पेयजल व्यवस्था को, यहाँ जो पेयजल स्वच्छता विभाग था उससे अलग कराकर नगर विकास विभाग को सौंपवाया है। अब मानगो नगर निगम ही पेयजल की परियोजना को चलाएगा। तो ये जो कुछ कमियां थी, गड़बड़ियां थीं, आप जाइएगा वहाँ इंटेक वेल है जहाँ से पानी खींचा जाता है, वहाँ कमर भर बालू बैठ गया, कोई सफाई 5 साल में नहीं हुई थी। मैं उसको साफ़ करा रहा हूँ। जहाँ से पानी खींचते हैं वही पूरी बस्ती के लोग जाके शौच करते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हमने एक दीवार कराया है, तो पूरे उस इलाके को सुंदर स्वच्छ बनाया जाए। ये प्रयास अभी मैंने अपने विधायक फंड से करीब 20 लाख रुपया दे के मैं उसमें करा रहा हूँ। तो हम तो ये नहीं दावा कभी नहीं दावा किया हम लोगों ने कि हमने इतना काम किया, क्योंकि हमने जितना काम किया है अभी उससे कई गुना ज़्यादा काम होना बाकी है। तो हमारा ध्यान उस पर रहना चाहिए कि हम अमुक काम हम करा देंगे। तो अब यहाँ राजनीतिक होड़ इतनी मच गई है और बन्ना गुप्ता जी श्रेय लेने के लिए इतना लालायित रहते हैं कि उनके कारण ही ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ की राजनीति कटुता में परिवर्तित होती जा रही है। अब जैसा कि आपको पता होगा,
कि सरजू राय जी एक राष्ट्रीय नेता भी हैं, देश हित में भी सोचते हैं, तो देश से जुड़े मुद्दे इनसे लेते हैं। सर एक मुद्दा है सर, अभी के दिनों में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा बहुत जोरों पर है, तो इस पर आपकी क्या एंगल है सर आपका? ये दुर्भाग्य है हम लोगों के देश का। और इसकी प्रेरणा कहाँ से है, और ये एक शब्द में कहना तो मुश्किल है, मगर आपने जो बात कही है वो एक सच्चाई है। जिस हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू समाज में जातीय आधार पर भी तनाव है, और मुझे लगता है कि उसी का प्रतिफल एक ऐसा हो जा रहा है कि देश और दुनिया की जो कहते हैं जियो पॉलिटिक्स है, उस जियो पॉलिटिक्स में देखिए 70-72 मुसलमान देश है, और जो हमारे एशिया के या अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं, उनमें कहीं भी अंदर में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कौम के लोग रह रहे हैं तो आप उनको परेशान करेंगे। ये भारत और भारत के आसपास पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहीं तक सीमित है। और इसके पीछे यही लगता है कि जो मुस्लिम साम्राज्यवाद है, पैन इस्लामिक कंसेप्ट इनका है कि हम इस्लाम को दुनिया भर में ले जाएंगे, और इस्लाम जहाँ भी आया है वह शुरू में हिंसा के माध्यम से और दबाव के माध्यम से ही वो आगे बढ़ा है। अब यहाँ ये बात होती है तो अब हिंदू समाज से भी प्रतिरोध होने लगा है। पहले हिंदू समाज बंटा दिखता था, बिखरा दिखता था, अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से उन्होंने इसको प्राथमिकता दी और ये समाज इकट्ठा हो रहा है, तो तनाव बहुत ज़्यादा दिखता है। मगर हमको लगता है कि अभी भी समय है कि दोनों ही कौम के लोग बैठकर विचार करें कि हम साथ मिलकर देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो उदाहरण देने के लिए हम देते हैं कि कुछ सरकारें थी जिस समय विस्फोट हुआ करते थे, उग्रवादी घटनाएं थी, बढ़ती थी, आज उनको नियंत्रित किया है। मगर कितना दबाव है कि उग्रवादी शक्तियाँ जो दुनिया भर में कायम हैं और मुस्लिम देशों में भी उग्रवाद फैला रही हैं, उन्होंने भी भारतवर्ष को अपना अड्डा बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और दूसरी तरफ सांप्रदायिक सद्भाव का मामला है। इन दोनों में समन्वय नहीं होगा तो ये स्थिति बनने के बदले बिगड़ती जाएगी। आखिरी दो प्रश्न हैं। अभी सर आप देखते होंगे कि अमेरिका से एक ट्रेड डील हुआ है, तो किसानों के लिए क्या नुकसान है और जल जंगल जमीन झारखंड के बाबत क्या इससे घाटा है? देखिए, जो ट्रेड डील की बात हो रही है ना, अभी पूरा रूप से नहीं आ रही है, बार बार उसका सामने प्रारूप नहीं आया है, मगर इसकी जो पृष्ठभूमि है, ट्रंप बिल्कुल व्यवसायी की तरह काम करते हैं। अमेरिका का व्यावसायिक हित उनके लिए पहला रहता है। तो जब ऐसा है तो वो अपने शक्ति का दबाव दूसरे देशों पर देते हैं। भारत के साथ भी उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। मुख्य रूप से वहाँ उनका इंटरेस्ट ये है कि उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जो सामान पैदा होते हैं उनके लिए भी भारत अपना बाज़ार खोले। भारत कहता है कि हमारे यहाँ जो विचार है, हम वैसे गाय का दूध पीना पसंद नहीं करते हैं जिसको मांस से बनी हुई सामग्रियाँ खिलाकर हम बड़ा करते हैं। तो हमारी कृषि, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये प्रभावित ना हो, क्योंकि अमेरिका में तो अफरात उत्पादन होता है। आप दरवाज़ा खोल दीजिए तो वहाँ का ही अनाज यहाँ आएगा, लगा कि यहाँ खेती सिकुड़ती जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। तो भारत की सरकार तो घोषणा करती है कि हम कभी समझौता नहीं करेंगे इस पर। मगर जो विपक्ष है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो कहता है कि सब आपने समझौता कर लिया है, आपने सरेंडर कर दिया है। तो ये एक तरह से आरोप प्रत्यारोप पर आश्रित है। कोई भी समझौता अंतर्राष्ट्रीय होता है तो दोनों ही देश अपने देश को केंद्र में रखकर देश के हित को आगे बढ़ाकर ही करते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी सरकार देश हित के साथ समझौता करेगी, यहाँ की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। ये आज की सरकार को, आज के प्रधानमंत्री को भी पता है।
तब 19-20 कुछ होता है, लेन देन होता है। अमेरिका इस रूप में एकदम अविश्वसनीय देश है। वो कब कितना टैरिफ कर देता है, शाम को एक करता है, सुबह दूसरा करता है। तो ऐसे व्यावसायिक हित वाले नेता से, सरकार से निपटना बहुत आसान बात नहीं है। जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर एक साथ कहेंगे कि हम देश की मजबूती के लिए खड़ा हैं, तभी अमेरिका जैसे देशों पर लगाम लगेगी। अमेरिका अगर देखता है कि यहाँ का विपक्ष इतना बिखरा है, यहाँ का विपक्ष और सत्ता पक्ष में इतना तनाव है, इतनी तनातनी है कि ये सब अपने लिए मारामारी कर रहे हैं। देश हित इनका प्रथम नहीं है, पार्टी का हित प्रथम है। ये कमजोरी जब तक दिखाई पड़ती रहेगी तब तक अमेरिका की ताकत बढ़ती रहेगी। यहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठकर एक बार बात करें कि ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा राष्ट्र हित है और अमेरिका के हित से समझौता इस पर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक करके आए समझौता, सरकार और विपक्ष खड़ा है तलवार लेके कि हम उसका विरोध करेंगे। तो राष्ट्रहित के मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर कार्रवाई करनी होगी, तभी देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। और बहुत बड़े चेहरे राजनीति झारखंड के सरजू राजी से बात की विभिन्न मुद्दों पे। पहले झारखंड के बारे में हमने बात की, फिर झारखंड अपने इनके विधायकी स्थानीय मुद्दे पर बात की, बाद में देश के मुद्दे पर और विदेश के मुद्दे पर बात की। सारे मुद्दों पे ये मुखर होकर जवाब दिया इन्होंने। इनका एक पॉइंट कहा इन्होंने कि एआई के बारे में बोला कि जो विपक्ष है वो विरोध तो कर रहा है, पर क्यों कर रहा है इसका उनका ठोस कारण नहीं है। साथ में उनका ये भी कहना था कि जितने भी देश विदेश में जो ट्रम्प एक व्यवसाय है, ये भी इन्होंने कहा, लेकिन जो विरोध विपक्ष और पक्ष को दोनों को मिल के देश के बाहर के लोगों से निपटना चाहिए एक होकर, जो इंडिया में ऐसा नहीं होता, इनका ये कहना। तो ये मुख्य बिंदु थे, और भी बिंदु हैं जो छूट रही होंगी, उसको हम आगे कार्यक्रम में लेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश फिर सरजू राजी से भेंट करेंगे और इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।